जय जय सीताराम। आप सभी को सीताराम। आज का विषय है कि व्यक्ति जब से पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक वो किसी न किसी ग्रह की महादशा, दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और अति सूक्ष्म दशा में रहता है। मतलब जीवन का कोई पल ऐसा नहीं है जिसमें दशा और महादशा का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो आज हम उन्हीं चीजों पे बात करना चाहते हैं। बहुत लोगों के मन में एक मिथ है कि महादशा और दशा होती क्या है, तो उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूं। अगर आपकी समझ में आ गया तो आधी से ज्यादा कुंडली आपको समझ में आ जाएगी। और यही सब्जेक्ट आज इसमें हमने लिखा है कि महादशा में क्या करें। अब महादशा में क्या करें, इसको थोड़ा सा आजकल लोग पॉलिटिकल चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मैं पॉलिटिकल भाव से समझा रहा हूं। एक तो ग्रहों की स्थिति को समझाऊंगा, दूसरा किस ग्रह की महादशा कितने वर्ष की होती है, और उस महादशा में कौन से ग्रह की महादशा में हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां करनी चाहिए। हर ग्रह के एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं। अच्छे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, बुरे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो जो अच्छा है, अच्छा सबको एक्सेप्टेबल होता है, परंतु जो बुरा है, बुरे के बारे में जो आपको जानकारी अगर हो जाए तो उस जानकारी से संबंधित उपाय करके आप जो है ग्रहों की महादशा में बेहतर कर सकते हैं। अपनी बुराइयों की जो आपके साथ घटनाएं होनी, बुरी घटनाएं होनी है, उसकी इंटेंसिटी में कमी की जा सकती है। ठीक है, तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको। एक तो महादशा कितने कितने वर्ष की होती है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक महादशाओं में व्यक्ति रहता है। तो अब इसमें सर्वप्रथम सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष की, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, गुरु की 16 वर्ष की, शुक्र की 20 वर्ष की होती है, और शनि की 19 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की, केतु की 7 वर्ष की। ये 9 ग्रहों की दशाएं होती हैं, इतने इतने वर्ष की होती हैं, जो मैंने आपको इसमें बताया। साथ में हमने ये चक्र बनाया हुआ है जो राशियों का है। 12-9-12 जो होता है, 12 राशियां, 12 भाव और 9 ग्रह। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज इस वाले में इसमें मैं भाव सहित, राशियों के सहित उनके स्वामी को भी लिख दिया है। जैसे पहला भाव है मेष। फर्स्ट राशि कौन सी है? मेष है। उसका लॉर्ड कौन है? मंगल है। दूसरी वृषभ है, लॉर्ड है शुक्र। तीसरी मिथुन है, लॉर्ड है बुध। चौथी कर्क राशि है, चंद्रमा लॉर्ड है। पांचवी सिंह राशि है, सूर्य लॉर्ड है। छठवीं कन्या राशि है, बुध लॉर्ड है। तुला राशि है 7वें की, तो शुक्र है उसका लॉर्ड। 8वीं राशि मंगल, वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल है। 9वीं धनु है, तो उसका स्वामी गुरु है। 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है, तो दोनों का स्वामी शनि है। 12वीं मीन है, तो उसका गुरु स्वामी है। तो अब जैसे किसी ग्रह की महादशा चल रही है, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सूर्य की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में, तो आपको जन्म कुंडली में देखना है कि सूर्य कौन से भाव में है आपके। एक बात, महादशा जिसकी चल रही होती है, उस इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री चुना गया होता है। तो जिसकी महादशा है वो प्रधानमंत्री है, अंतरदशा है वित्त मंत्री है, ऐसे करके 1 2 3 वाइज। उसके बाद रक्षा मंत्री है, ऐसा चलता है। और जो लग्न भाव है, लग्न भाव जो है आपका रिसीवर है, बाकी सब गिवर भाव है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब जिसकी महादशा चल रही है वो प्रधानमंत्री है, और सब ग्रह के अपने अपने स्वभाव भी होते हैं। तो जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य का अपना स्वभाव क्या है? वो राजा है, ग्रहों का राजा है, तो उसमें एक एटीट्यूड होगा।
एटीट्यूड अच्छी बात है, लेकिन प्राउडनेस भी होगा उसके अंदर। सूर्य अभिमान का भी कारक है, और जो भी राजा होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो यही चाहता है कि हमारे नियम बनाए हुए नियम कानून के हिसाब से पब्लिक चले। तो अगर उसके नियम कानून के हिसाब से आप नहीं चलोगे, और सूर्य का एट्रीब्यूट क्या है कि वो किंग है, राजा है, तो एक तो एटीट्यूड होगा, प्राउड हो सकता है, तो प्राउड उसका जो है नेगेटिव है। एटीट्यूड अच्छी चीज है, एटीट्यूड राजा में नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो सूर्य की महादशा में, और सूर्य जो है आंखों का नेतृत्व भी करता है, ठीक है, सूर्य आंखों का नेतृत्व करता है, स्किन का नेतृत्व करता है, और आपके रीढ़ की हड्डी का नेतृत्व करता है। तो अपने महादशा में जो उसका ये एट्रीब्यूट्स है, ये नेगेटिव की तरफ जा सकता है। परंतु सूर्य की उपासना अगर आप करना शुरू कर देते हैं सूर्य की महादशा में, सूर्य की उपासना में आप सूर्य को जल चढ़ाएं और वहां पे हवन भी करें सूर्य के नाम से। इसके अलावा सूर्य को लाल फूल चढ़ाएं, जल में रोली और अक्षत दोनों डालकर चढ़ाएं, और सूर्य की रोशनी में रहने का प्रयास करें। राम नाम का निरंतर जाप करें, क्योंकि राम जी भी सूर्यवंशी हैं, तो राम जी का नाम हमेशा जपते रहें, जिससे सूर्य की महादशा में बहुत शांति रहेगी आपको। और अच्छी चीज है, वो महादशाओं में सूर्य जो है लीडरशिप क्वालिटी देता है आपको, आपकी लीडरशिप को आगे बढ़ाता है, और आप हर जगह जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सूर्य की महादशा में ये अच्छी बात होती है, आपके पद प्रमोशन हो जाते हैं सूर्य की महादशा में। तो सूर्य का एट्रीब्यूट्स, और एक बात और, जैसे प्रधानमंत्री हो तो उसका एक बैकग्राउंड भी होगा, तो वो अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत बेहतरीन फैसले लेगा। लेकिन अगर किसी और डिपार्टमेंट में है, उसका एक बैकग्राउंड भी है, तो उन दोनों चीजों में वो बैलेंस बनाएगा। जैसे सूर्य राजा है, उसका एक एट्रीब्यूट्स है, और एक वो राजा वाले खानदान से आ रहा है, लेकिन कहीं अगर वो मैलेफिक जो मैलेफिक आपके ग्रह हैं, उनके संबंधित कुछ डिसीजन अगर उसको लेना हुआ, तो वो बैलेंस बना के, क्योंकि राजा का एक काम है वो बैलेंस, सबके अंदर बैलेंस बना के, और कई बार वो सुन के गलत फैसले भी ले लेता है। तो ऐसे भी एट्रीब्यूट्स सूर्य के पास होते हैं। तो आपको सबसे पहले महादशाओं में ग्रह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ग्रह का जो स्वभाव है वो समझना पड़ेगा, और उसके बाद क्या समझना पड़ेगा कि वो ग्रह जो है जन्म कुंडली के किस भाव में है। 70% रिजल्ट जो है वो जन्म कुंडली के हिसाब से देगा। तो जन्म कुंडली में, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये किस किस चीज के भाव होते हैं। ये आपका भाव है, इसमें आपका रंग रूप, आपका व्यवहार दिखाई देगा, इसमें आपकी वाणी दिखाई देगी, आपका परिवार कैसा होगा वो दिखाई देगा, आपका धन दौलत दिखाई देगा, ये आपका पराक्रम दिखाता है, छोटे भाई को दिखाता है, पड़ोसी को दिखाता है, ये आपकी माँ को दिखाता है, आपके घर में गाड़ी घोड़ा लग्जरी चीजों को दिखाता है 4th हाउस, ये आपके पिछले जन्म को दिखाता है, आपकी शिक्षा दीक्षा को दिखाता है, ये ऋण रोग शत्रु और आपकी जॉब से संबंधित चीजों को दिखाता है, ये आपके पार्टनर से संबंधित 7th हाउस है, 8th हाउस आपका सडन चेंजेस का हाउस है, मृत्यु का हाउस भी कहते हैं इसको, और बहुत दुख तकलीफों का भी हाउस है ये भाग्य का हाउस है, पिता का हाउस है, ये जो है आपका नेचर ऑफ वर्क, आप नेचर ऑफ वर्क, एक तो देखिए पराक्रम का है, कैसा काम करेंगे, और ये करेंगे किस तरीके का काम करेंगे, ये दोनों अलग अलग इसमें। और ये जो है आपके लाभ का हाउस है, बड़े भाई का हाउस है, और इसके अलावा ये बड़ी बड़ी यात्राओं का भी हाउस है, ये छोटी छोटी यात्राओं का हाउस है, ये बड़ी बड़ी यात्राओं का हाउस है। तो अब आप इससे अगर समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये आपका विदेश का हाउस है, ये आपके खर्च का हाउस है, ये आपकी बीमारियों का हाउस है। तो इसका विचार ऐसे ऐसे हाउस से जो है किया जाता है। अब जन्म कुंडली के कौन से भाव में है, अगर सूर्य आपके 7th हाउस में है और उसकी महादशा चल रही है, तो क्या होगा,
सूर्य की महादशा में जो भी अच्छे और बुरे परिणाम आएंगे वो आपके पार्टनर्स को लेकर आएंगे, क्योंकि वो उसका भाव है। यही यहां पे अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है आपका और गोचर कुंडली में है तो 30% इफेक्ट गोचर कुंडली का देता है। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे है, गोचर कुंडली में आपके इधर है, तो आपके काम धंधे से संबंधित उसमें अपने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से आपको फल देगा, और यहाँ के हिसाब से आपके शरीर के हिसाब से भी देगा, और आपके यहाँ पे भी 30% यहाँ इफेक्ट करेगा, 70% यहाँ इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हर ग्रहों के का एक अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो जैसे मैंने आज सूर्य के बारे में आपको बताया, वैसे ही चंद्रमा का एक नेचर है, वैसे ही मंगल का एक नेचर है, एक बुध का नेचर है। तो वो अपने नेचर के हिसाब से और कौन से हाउस में है, क्या मंत्रालय है उनके पास, जिस हाउस में है वो मंत्रालय, उस चीज से संबंधित मंत्रालय उनके पास है। अब उनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि कैसे ग्रहों को समझना है। आपको ग्रहों का क्या स्वभाव होता है वो आप समझ सकते हैं एक बहुत छोटी सी चीज से, ठीक है। अब जैसे ये महल है, राजमहल, राजमहल का राजा कौन है, सूर्य। तो जब किंग राजा जो है उसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है वो आप पढ़ लीजिए। वही सेम चीज यहाँ पे है। ये आत्मा का कारक है, सबकी व्यवस्था देखने का कारक है, सबको देखता है, सारी प्रजाओं को देखता है, तो उसका जो है एट्रीब्यूट्स इस हिसाब से होगा। चंद्रमा है, इमोशन का कारक है, और वो रानी है, राजा रानी। और सेनापति कौन है, मंगल है। मंगल पूरा सेना का संचालन करता है, नीतियां बनाता है, युद्ध कैसे जीतना है। बुध है, प्रिंस, बच्चा है, सब इसको प्यार करते हैं, इसलिए कुंडली में कहा जाता है बुध जो है आजाद शत्रु है। बुध को सब प्यार करते हैं, छोटा बच्चा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, तो सब इसको प्यार करते हैं, तो इसकी किसी ग्रह के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अब ऐसे मैं आपको बता दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। गुरु जो है वो राजगुरु है, राजा का गुरु है, गुरु का भी सम्मान सब करते हैं, लेकिन एक कोई और गुरु है जो सम्मान नहीं करता। अब शुक्र है, शुक्र है, शुक्र और गुरु में, क्योंकि एक दैत्य गुरु है, एक देवताओं के गुरु है, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आपस में जो है बनती नहीं है इनकी। लेकिन ये राजमहल में क्या करते हैं, शुक्र साज सज्जा का काम करते हैं, लग्जरी चीजों का, नाच गाना मस्ती, इन सब चीजों के कारक हैं। तो इसलिए शुक्र को गुरु अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु को ये सब चीजें पसंद नहीं है, गुरु सात्विक स्वभाव का है, उसको इस तरीके की चीजें पसंद नहीं है, इसलिए भी यहाँ पे महल में ये भी है। अब शनि क्या करता है, शनि एक सिपाही है, जो बेचारा हमेशा अपनी ड्यूटी में लगा रहता है, उसको सबसे शिकायत होती है। तो शनि का जमता बहुत कम है, सिर्फ शनि का शनि से ही जमता है। दोनों मिलके आपस में, अगर दोनों सिपाही आपस में मिलके अपना दुखड़ा रो लेते हैं, तो इस तरीके का शनि। राहु क्या है, राहु गुप्तचर है राजा का, वो गुप्त बातें बताता है राजा को, अच्छे अच्छे प्लान्स बताता है राजा को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है इनका कॉम्बिनेशन कैसा रहता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा कि शादी विवाह में किस कॉम्बिनेशन में शादी करनी चाहिए, ठीक है। अब राहु जो है गुप्तचर है राजा का, तो राजा का तो प्रिय है, लेकिन और किसी का प्रिय नहीं है, क्योंकि पता नहीं किसकी गुप्त चीजें जो है पहुंचा दे राजा तक। और केतु क्या है, केतु राज ज्योतिषी है। तो केतु राज ज्योतिषी है, तो राज ज्योतिषी का क्या काम होता है। तो इस तरीके से एक महल में इतने लोग रहते हैं। तो इतना सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर इतनी चीजें आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे। शादी में भी यही चीज अगर आप समझ जाएंगे कि अगर सूर्य प्रधान है तो किससे शादी होनी चाहिए, चंद्रमा प्रधान से शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मंगल से होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और